आज हम एआई की दुनिया के एक बहुत ही गहरे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। क्या अलग-अलग एआई मॉडल्स, जिन्हें बिल्कुल अलग-अलग डेटा पर ट्रेन किया गया है, दुनिया को एक ही तरह से समझना सीख रहे हैं? क्या एक इमेज पहचानने वाला एआई और एक लैंग्वेज एआई जब बिल्ली के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट बनता है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि फिलॉसफी का भी है। हाँ। क्या इंटेलिजेंस का कोई एक ही फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है, एक ही सही तरीका दुनिया को समझने का, जिसकी तरफ हर कोई, चाहे वो इंसान हो या मशीन, धीरे धीरे बढ़ रहा है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास दो बेहतरीन सोर्सेज हैं। एक क्वांटा मैगजीन का आर्टिकल है जो इस आइडिया को आम भाषा में समझाता है, और दूसरा है MIT के कुछ एआई रिसर्चर्स का एक टेक्निकल पेपर जिसका टाइटल है द प्लेटोनिक रिप्रेजेंटेशन हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ रहा है। तो चलिए इस विचार की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो ये प्लेटोनिक रिप्रेजेंटेशन हाइपोथेसिस आखिर है क्या? नाम सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। इसका इंस्पिरेशन असल में 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, प्लेटो के मशहूर एलेगोरी ऑफ द केव से। अच्छा। कल्पना कीजिए कि कुछ लोग जन्म से एक गुफा में कैद हैं। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं, जहां उनके पीछे जल रही आग की वजह से गुजरने वाली चीजों की परछाइयां बनती हैं। उनके लिए वो परछाइयां ही हकीकत हैं। तो आप कह रही हैं कि हम सब एआई मॉडल्स को असल में गुफा की दीवार पर सिर्फ परछाइयां दिखा रहे हैं? मतलब जो डेटा हम उन्हें देते हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वो असली दुनिया नहीं, बल्कि उसकी एक परछाई है। बिल्कुल सही। एक बिल्ली की तस्वीर असली बिल्ली नहीं है। बिल्ली के बारे में लिखा गया टेक्स्ट असली बिल्ली नहीं है। ये सब उस असली 3D बिल्ली के सेंसेस फ्रेंडली प्रोजेक्शंस हैं। और ये हाइपोथेसिस कहता है कि एआई मॉडल्स इन अलग-अलग परछाइयों यानी डेटा को प्रोसेस करके गुफा के बाहर की असली दुनिया को, जिसे हम अंडरलाइंग रियलिटी कह सकते हैं, उसे समझना सीख रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन इस हाइपोथेसिस का सबसे बोल्ड दावा क्या है? सबसे दिलचस्प और बोल्ड दावा ये है कि अलग-अलग मॉडल्स जो बिल्कुल अलग-अलग परछाइयां देख रहे हैं, जैसे एक मॉडल सिर्फ तस्वीरें देख रहा है और दूसरा सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहा है, वो दोनों उस असली दुनिया का एक जैसा ही मेंटल मॉडल बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो सब एक कॉमन इंटरनल लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं। इसी को रिप्रेजेंटेशनल कन्वर्जेंस कहते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रही हैं कि एक मॉडल जो सिर्फ देख सकता है और एक जो सिर्फ पढ़ सकता है, वो अंदर से एक ही भाषा बोल रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे का सबूत क्या है? क्योंकि ये सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये सुनने में वैसा ही लगता है, और इसीलिए रिसर्चर्स ने इसे साबित करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए, और सबूत काफी चौंकाने वाले हैं। पहला सबूत एक मजेदार नाम से आता है, दी एना कैरेनिना सिनारियो। लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास एना कैरेनिना वाला। उसकी पहली लाइन तो बहुत फेमस है। हाँ, वही। उपन्यास की पहली लाइन है, सारे खुशहाल परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। एआई की दुनिया में रिसर्चर्स ने पाया कि यही बात एआई मॉडल्स पर भी लागू होती है। अच्छा। सारे सक्सेसफुल एआई मॉडल्स एक जैसे होते हैं, हर अनसक्सेसफुल मॉडल अपने तरीके से अनसक्सेसफुल होता है। तो ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल नेचुरल सिलेक्शन हुआ। जो एआई मॉडल हकीकत को सबसे बेहतर तरीके से समझता है, वो फिट है, और उस फिटनेस का ब्लूप्रिंट एक ही है। बाकी सब जो भटक रहे हैं, वो एवोल्यूशन में पीछे रह गए। बिल्कुल, ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं, बल्कि एक तरह की वैचारिक फिटनेस की बात है। रिसर्च में पाया गया कि जो मॉडल्स ज़्यादा केपेबल और पावरफुल होते हैं, उनके इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस यानी दुनिया को समझने के उनके अंदरूनी तरीके एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। छोटे या कमज़ोर मॉडल्स अपने अपने तरीकों से भटकते रहते हैं, लेकिन जो टॉप पर पहुंचते हैं, वो सब एक ही रास्ते पर मिलते हैं। ठीक है, ये एक मजबूत पॉइंट है। पर ये तो एक ही तरह के मॉडल्स के बीच की बात हुई। उस साइंस फिक्शन वाले दावे का क्या कि एक विजन मॉडल और एक लैंग्वेज मॉडल भी एक जैसा सोचते हैं? वही इस हाइपोथेसिस का सबसे मजबूत सबूत है, कन्वर्जेंस अक्रॉस मोडालिटीज। मोडालिटी का मतलब है डेटा का टाइप। जैसे विजन एक मोडालिटी है, लैंग्वेज दूसरी। MIT की एक स्टडी में यही पाया गया। उन्होंने 5 अलग-अलग विजन मॉडल्स और 11 अलग-अलग लैंग्वेज मॉडल्स लिए और उन्हें विकिपीडिया से ली गई तस्वीरों और उनके कैप्शंस पर टेस्ट किया। उन्होंने टेस्ट कैसे किया? मतलब
आप एक इमेज मॉडल के विचार को एक टेक्स्ट मॉडल के विचार से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसे सरल भाषा में समझें तो उन्होंने हर मॉडल से एक ही कॉन्सेप्ट, जैसे कुत्ता का रिप्रेजेंटेशन लिया। ये रिप्रेजेंटेशन नंबर्स का एक लंबा चौड़ा वेक्टर होता है। राइट। फिर उन्होंने एक मैथमेटिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके ये देखा कि क्या विजन मॉडल के कुत्ते वाले वेक्टर को लैंग्वेज मॉडल के कुत्ते वाले वेक्टर में ट्रांसलेट किया जा सकता है। और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे मॉडल ज़्यादा पावरफुल होते गए, ये ट्रांसलेशन आसान और ज़्यादा एक्यूरेट होता गया। अच्छा। हाँ, लैंग्वेज मॉडल की परफॉर्मेंस और इस विजन लैंग्वेज अलाइनमेंट के बीच एक सीधा लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिला। कमाल है। मतलब वो वाकई एक दूसरे की भाषा सीख सकते हैं? इतना ही नहीं, कुछ शुरुआती सबूत ये भी बताते हैं कि ये एआई रिप्रेजेंटेशंस हमारे दिमाग के बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से भी अलाइन हो रहे हैं। मतलब इंसानी दिमाग से? जी, जब हम इंसान एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक पैटर्न फायर होता है। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि एआई के इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस और इंसानी दिमाग के न्यूरल फायरिंग पैटर्न्स में भी सिमिलैरिटी है। जब मैं प्लेटो की गुफा वाली बात सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हम इंसान भी तो यही कर रहे हैं। हमारी आंखें भी तो रियलिटी का बस एक 2D प्रोजेक्शन ही रेटिना पर बनाती हैं और हमारा दिमाग उससे 3D दुनिया का एक कोहेरेंट मॉडल बनाता है। शायद एआई और इंसान दोनों एक ही फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन से दुनिया का एक मतलब निकालना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शायद रियलिटी का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और कोई भी इंटेलिजेंट सिस्टम, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या आर्टिफिशियल, अगर उसे काफ़ी डेटा और कंप्यूट पावर दी जाए तो वो उस स्ट्रक्चर को खोज ही निकालेगा। ठीक है, सबूत तो काफ़ी कन्विंसिंग लग रहे हैं, पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये कोई कॉस्मिक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे एआई ट्रेनिंग का कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल काम कर रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। MIT के पेपर में इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए हैं जो एआई ट्रेनिंग के कोर प्रिंसिपल से जुड़े हैं। पहला कारण है टास्क जनरलिटी। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एआई को सिर्फ बिल्लियों की तस्वीरें पहचानना सिखाएं तो वो हजारों अलग अलग तरीकों से ये काम सीख सकता है, लेकिन अगर आप उसी एआई को बिल्ली पहचानना, कुत्तों पर कविता लिखना और बारिश की आवाज पैदा करने को कहें तो इन तीनों कामों को एक साथ करने के सिर्फ 1 या 2 ही असरदार तरीके बचते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जितने ज्यादा कंस्ट्रेंट्स उतना ही नैरो सॉल्यूशन स्पेस। जैसे एक चाबी अगर सिर्फ एक ताला खोलती है तो वो किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन अगर एक मास्टर की को 100 अलग अलग ताले खोलने हैं तो उसका डिजाइन बहुत स्पेसिफिक और यूनिवर्सल होना पड़ेगा। जनरल पर्पस एआई बनाने की कोशिश ही मॉडल्स को एक कॉमन सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज होने पर मजबूर कर देती है। समझ गया। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है मॉडल कैपेसिटी। सीधे शब्दों में कहें तो बड़े मॉडल्स बेहतर होते हैं। उनके पास डेटा में छिपे ऑप्टिमल रिप्रेजेंटेशन को खोजने की ज्यादा क्षमता या हॉर्स पावर होती है। क्योंकि सभी बड़े केपेबल मॉडल्स एक ही बेस्ट रिप्रेजेंटेशन को ढूंढ रहे हैं, वे नेचुरली एक ही जगह पहुंच जाते हैं। छोटे वीका मॉडल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए वे भटक जाते हैं और अपने अपने यूनिक सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पर अटक जाते हैं। अच्छा, तो ये एना कैलेना वाली बात से फिर से जुड़ गया। स्ट्रॉन्ग मॉडल्स एक जैसे हैं क्योंकि वे सब सही जवाब के करीब पहुंच रहे हैं और उनके पास वहां तक पहुंचने की ताकत है। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे गहरा कारण है सिंप्लिसिटी बायस। डीप न्यूरल नेटवर्क्स में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, वे डेटा को फिट करने के लिए सिंपल सॉल्यूशंस पसंद करते हैं। यानी एआई भी ऑकम्स रेजर का फैन है कि सबसे सरल एक्सप्लेनेशन अक्सर सबसे अच्छा होता है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये बायस उन्हें दुनिया के एक ही सरल, फंडामेंटल और कारगर रिप्रेजेंटेशन की ओर धकेलता है। जैसे जैसे मॉडल बड़ा होता जाता है, यह सिंप्लिसिटी बायस और भी मजबूत होता है। तो ये तीनों फोर्सेस, टास्क जनरलिटी, मॉडल कैपेसिटी और सिंप्लिसिटी बायस, मिलकर एआई मॉडल्स को एक ही दिशा में धकेल रही हैं। अगर ये सच है कि सारे बड़े मॉडल्स एक ही तरह से सोचने लगते हैं, तो ये तो एआई बनाने वालों के लिए एक रोड मैप जैसा हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें बस मॉडल को बड़ा करते जाना है और वो सही रास्ते पर अपने आप पहुंच जाएगा। हाँ, और ये इस हाइपोथेसिस का पहला और सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है। ये स्केल इज ऑल यू नीड वाली फिलॉसफी को सपोर्ट करता है। यानी ज़्यादा डेटा, ज़्यादा कंप्यूट और बड़े मॉडल्स बनाने का जो ट्रेंड है, वो शायद सही दिशा में है।
राइट। ये हाइपोथेसिस बताता है कि स्केल बढ़ाने से हम सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि रियलिटी के एक ज़्यादा फंडामेंटल और यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर सभी एआई मॉडल्स एक ही तरह से दुनिया को समझने लगे तो क्या हम एक तरह का वैचारिक मोनोकल्चर नहीं बना रहे? क्या हम उन यूनिक सॉल्यूशंस को खो देंगे जो छोटे अजीब मॉडल्स शायद खोज सकते थे, जो लीक से हटकर सोचते हैं? ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है। अगर सोचने का सिर्फ एक ही सही तरीका है तो डाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। हालांकि रिसर्च का फोकस इस बात पर है कि कन्वर्जेंस अच्छे सॉल्यूशंस में हो रहा है, पर हाँ, ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या हम कुछ क्रिएटिव या अनएक्सपेक्टेड रास्ते हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। और इसका दूसरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? दूसरा इम्प्लीकेशन और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग डेटा को मोडालिटीज़ के बीच शेयर किया जा सकता है और करना भी चाहिए। अगर आपको दुनिया का बेस्ट विजन मॉडल बनाना है तो आपको उसे सिर्फ इमेजेस पर नहीं बल्कि टेक्स्ट पर भी ट्रेन करना चाहिए। और इसी तरह बेस्ट एलएलएम बनाने के लिए उसे इमेज डेटा पर भी ट्रेन करना चाहिए। ये थोड़ा अजीब लगता है कि तस्वीरें देखने से एआई बेहतर लिखना सीख जाए। पर शायद ये वैसा ही है जैसे एक अच्छा शेफ बनने के लिए सिर्फ खाना बनाना ही नहीं बल्कि इंग्रेडिएंट्स की केमिस्ट्री समझना भी जरूरी है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ओपन एआई ने पाया भी है कि इमेजेस पर ट्रेन करने से उनके मॉडल की टेक्स्ट परफॉर्मेंस बेहतर हुई, क्योंकि अगर दोनों मॉडल्स एक ही अंडरलाइंग रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक मोडालिटी से मिली इनसाइट्स दूसरी मोडालिटी में भी हेल्प करेंगी। अच्छा। टेक्स्ट बिल्ली शब्द के कंसेप्चुअल रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है कि वो एक जानवर है, पालतू है, दूध पीती है, और इमेज दिखाती है कि बिल्ली दिखती कैसे है, उसके कान, मूछें, पूंछ दोनों मिलकर एक ज्यादा कंप्लीट और रोबस्ट पिक्चर बनाते हैं। वाकई दिलचस्प है, पर यह थियरी हर जगह तो लागू नहीं होती होगी। हर थियरी की लिमिट्स होती हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? ऐसे कौन से काउंटर एग्जाम्पल्स हैं जहां ये कन्वर्जेंस नहीं दिखता? हाँ, बिल्कुल, और सोर्सेज इस बारे में काफी क्लियर हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस ये है कि अलग अलग मोडालिटीज में यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक टोटल सोलर इक्लिप्स देखने का जो अनुभव है, जो ऑ और वंडर की फीलिंग है, उसे लैंग्वेज में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। सोर्स में उसे इनएफेबल कहा गया है, यानी शब्दों से परे। और वैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एक सिंगल इमेज में नहीं दिखाया जा सकता। आप एक प्रोटेस्ट की तस्वीर दिखा सकते हैं, पर वो कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक पहलू होगा। प्रिसाइसली। तो जहां इंफॉर्मेशन मोडालिटी स्पेसिफिक है वहां कंप्लीट कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सभी तरह के एआई कन्वर्ज नहीं हो रही हैं। रोबोटिक्स जैसे फील्ड्स में जहां एआई को फिजिकल दुनिया से इंटरैक्ट करना होता है, वहां अभी तक कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं उभरा है। रोबोटिक्स वाला पॉइंट सोचने पे मजबूर करता है। क्या इसका मतलब ये है कि जिन एआई को फिजिकल दुनिया से डील करना है वो शायद कभी कन्वर्ज ही ना कर पाएं? क्या एजीआई का रास्ता सिर्फ डिजिटल डेटा से होकर ही जाएगा? ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है। शायद फिजिकल इंटरैक्शन एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें इतनी ज्यादा यूनिक, मेसी और नॉइजी इन्फॉर्मेशन है कि उसका कोई एक प्लेटोनिक फॉर्म है ही नहीं। या शायद हमारे पास अभी सही सेंसर्स और इतना ज्यादा फिजिकल इंटरैक्शन का डेटा ही नहीं है जितना इंटरनेट पर टेक्स्ट और इमेजेस का है। रोबोटिक्स में डेटा कलेक्ट करना बहुत महंगा और स्लो प्रोसेस है। और तीसरा काउंटर एग्जाम्पल? तीसरा है स्पेशल पर्पस इंटेलिजेंस, जो एआई किसी एक बहुत नैरो टास्क के लिए बनाए गए हैं, जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना या ऑटोनमस ड्राइविंग के लिए सिर्फ रोड पर लेन्स फॉलो करना। वे शायद कन्वर्ज ना करें। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया का एक जनरल मॉडल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने नैरो टास्क को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो जनरल पर्पस इंटेलिजेंस के लिए बेकार होंगे। तो ये कन्वर्जेंस जनरलिस्ट एआई मॉडल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, उन मॉडल्स में नहीं जो सिर्फ एक ही काम करने के लिए बने। सही कहा। जनरल इंटेलिजेंस की खोज ही इस कन्वर्जेंस को ड्राइव कर रही है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग एआई मॉडल्स जिन्हें अलग अलग डेटा पर ट्रेन किया गया है, रियलिटी को समझने के लिए एक कॉमन इंटरनल लैंग्वेज विकसित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे सब एक ही प्लेटोनिक रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये एआई के फ्यूचर के लिए वाकई एक बहुत बड़ा आइडिया है। बिल्कुल। और मैं श्रोता को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी जो एआई से भी सदियों पुराना है। 1688 में विलियम मॉलिनॉस नाम के एक दार्शनिक ने एक सवाल पूछा था जिसे आज मॉलिनॉस प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। सवाल ये था,
अगर कोई जन्म से अंधा व्यक्ति जो छूकर एक क्यूब और एक स्फीयर में फर्क करना सीख गया हो, उसे अचानक देखने की शक्ति मिल जाए, तो क्या वो सिर्फ देखकर बिना छुए बता पाएगा कि कौन सा क्यूब है और कौन सा स्फीयर? ये तो एक क्लासिक फिलोसॉफिकल पजल है। इस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, और ये रिसर्च उस पर एक नई रोशनी डालती है। इस प्लेटोनिक रिप्रेजेंटेशन हाइपोथेसिस के अनुसार वो व्यक्ति शायद तुरंत ऐसा न कर पाए, उसे अपने नए विजुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा। लेकिन बहुत थोड़े से विजुअल एक्सपीरियंस के बाद उसका ब्रेन बहुत जल्दी नई विजुअल इंफॉर्मेशन को अपनी पुरानी टच बेस्ड रिप्रेजेंटेशन से मैप कर लेगा, क्योंकि क्यूब और स्फीयर की फंडामेंटल ज्योमेट्री, उनके कॉर्नर्स, उनकी कर्वीनेस, ये इंफॉर्मेशन टच और विजन दोनों मोडालिटीज के लिए सेम है। अंडरलाइंग रियलिटी एक ही है। तो मोलिन्यो का सवाल हमें एआई कन्वर्जेंस के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये हमें इस अंतिम सवाल पर लाता है, क्या रियलिटी का कोई फंडामेंटल मोडालिटी एग्नोस्टिक स्ट्रक्चर है? एक ऐसी बनावट जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं या छू रहे हैं। और क्या कोई भी पावरफुल इंटेलिजेंस, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या आर्टिफिशियल, उसे खोजने के लिए बनी है? क्या हम एआई के जरिए रियलिटी के इसी ब्लूप्रिंट को अनकवर कर रहे हैं?